आने की शुरुआत होती है। हमारे हीरो हामिंग रन ग्रुप ऑफ कंपनीज का जनरल मैनेजर है, चेयरमैन रन का सबसे बड़ा बेटा, और आज उसकी शादी होने वाली है। रुआन फैमिली की छोटी बेटी शिनशिन से फ्लैशबैक से पता चलता है कि हामिंग ब्लाइंड है और उसे ये शादी नहीं करनी है। उसके डैड मिस्टर रन उसे शादी के लिए फोर्स करते हैं कि रुआन फैमिली में शादी करने से उनकी कंपनी को फायदा होगा कि रुआन ग्रुप के पास बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर्स हैं जो कि रन ग्रुप में नहीं है, और इसीलिए मिस्टर रन चाहते हैं कि हामिंग रुआन फैमिली की छोटी बेटी से शादी करे। और एक बात का खास ध्यान रखने के लिए कहते हैं, शादी में आए लोगों को इस बात की बात तो ना लगे हामिंग देख नहीं सकता, वरना ये बात अगर पब्लिक हो गई तो उनकी कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। टू द प्रेजेंट टाइम हामिंग का ड्राइवर मिस्टर रन को आकर बताता है हामिंग गाड़ी से बाहर नहीं आ रहा है। मिस्टर रन को तो बहुत से लोगों गुस्सा आता है, बट वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, तो ड्राइवर से उसे जल्दी से लेकर आने के लिए कहते हैं। वही हम हामिंग के छोटे भाई हाउस शॉन से मिलते हैं जो हामिंग को कुछ खास पसंद नहीं करता। हामिंग का असिस्टेंट अफसर उसे बताता है कि अंदर सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रन ने आपको जल्दी से अंदर बुलाया है। तो हामिंग बाहर आता है, उसे देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वो देख नहीं सकता। इसका तो हमें ब्राइड को दिखाया जाता है, इसका नाम है तियान, इसका भी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तियान के डैड हॉस्पिटल में भर्ती है और तियान की एक ट्विन सिस्टर भी जिसका नाम है शिनशिन, जो उनकी स्टेप मदर के साथ अब्रॉड में रहती थी। शादी तो तय हुई थी शिनशिन और हामिंग की, और जैसे ही शिनशिन को पता चला कि हामिंग अंधा है इसलिए वो उससे शादी नहीं करना चाहती। स्टेप मॉम ये मौका गवाना नहीं चाहती, रन ग्रुप से रिश्ता जोड़ने का वो शिनशिन कहेगा तियान को ये शादी करने के लिए फोर्स करती है। इसके लिए तियान तो तैयार नहीं होती है। स्टेप मॉम उसे काफी प्यार से समझाती है कि उसे तो बस एंगेजमेंट का नाटक करना है। डैड की पूरी तरह से ठीक होती है, वो ये एंगेजमेंट कैंसिल कर देंगे, पर तियान फिर भी नहीं मानती। स्टेप मॉम उसे अपना असली रंग दिखाती है, तुम्हें तो ये शादी करनी ही पड़ी, और वो उसके लिए नहीं मानी। तो स्टेप मॉम तो डैड को धमकाने की भी धमकी देती है, इस वजह से तियान शादी के लिए मान जाती है। स्टेप मॉम तो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज को अपना चाहती थी, वो तो बस अपने नाश्ते तक काटा हटा रही थी, इस पर शिनशिन में उनका साथ दे रही थी। उनकी फैमिली में ऐसा क्या चल रहा था इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तियान को तो ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी। वो इस एंगेजमेंट के बाद यहाँ से निकलने का प्लान करती है और एक बैग में अपना सारा सामान डाल कर रख देती है। हामिंग के नाम से लोग तरह तरह की बातें करने लग जाते हैं। लोग बातें कर रही थी कि उन्हें पता चला कि हामिंग तो अंधा है। उधर उनके भी कुछ कम चर्चा नहीं होते। वो कह रहे थे कि मिस्टर रुआन की तो जुड़वा बेटियां थी, जिनमें से एक तो मिसेस रुआन के साथ रहती थी और दूसरे मिस्टर रुआन के मिस्ट्रेस के साथ, यानी कि जो शिनशिन तियान की स्टेप मॉम है उसके साथ। मिस्टर रन कहते हैं कि ये लड़का अभी तक आया कि नहीं। रुआन तो हामिंग की मजाक उड़ाते हुए कहता है ना दिखाई देगा तभी ना आएंगे। इधर हामिंग तो फुल स्वैग के साथ आ रहा था, उसे उसका असिस्टेंट डिस्टेंस और डायरेक्शन गाइड कर रहा था। ड्रेसिंग रूम में तियान तैयार हो रहे हैं, वो नोटिस करती है उसका कान का एक झुमका गायब है। वो सर्च और ढूंढने लग जाती है और उसे कहीं भी नहीं दिखता। वो अपने ड्रेस में ढूंढने लग जाती है, कहीं वो झुमका उसके ड्रेस में तो नहीं फंस गया। वो अपने ड्रेस के अंदर चेक कर ही रही होती है, इधर असिस्टेंट हामिंग को ड्रेसिंग रूम तक पहुंचा देता है। हामिंग ड्रेसिंग रूम में एंट्री मारता है, वहीं उसके पैर के नीचे तियान के कान का झुमका आ जाता है। तो उसे देखकर एम्बैरेस होने वाली थी, और फिर उसे याद आता है कि ये तो अंधा है, इसलिए कुछ खास रिएक्ट नहीं करती। हामिंग झुमका और उसे देने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तियान जब उसे लेने जाती है तो वो अपना हाथ पीछे बढ़ लेता है, फिर तियान के क्रूज जाकर अपनी बाहों में डालकर लाजा लगाकर उसके कान में झुमका पहना देता है। तियान को दर्द होता है, इस वजह से तियान इस पे गुस्सा करने लग जाती है। हामिंग उसे कहता है कि शिनशिन अचानक से तुम्हारा बिहेवियर इतना रूड कैसे हो गया, फिर तुम ऐसे ही हो। तियान दोबारा से रूडली कहती क्या मैं ऐसे ही हूँ। हामिंग अपना बोतल उतार फेंक देता है, तियान को उसके लिए एक दूसरा लाने के लिए कहता है। इसके लिए तियान पहले तो मना करती है, अभी इससे वो बहस नहीं करना चाहती है, इसलिए दूसरा बोतल लाती है, उसके गले में बांधने लग जाती है। और वो इतना कसकर बांधती है कि उसके गले में तो दर्द ही होने लगता है। हामिंग उससे अपने आप को छुड़ाता है, फिर से उसे धमकी देते हुए कहता है कि बाहर मेरे साथ कोऑपरेट करना नाम दोनों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम्हारे लिए अभी असिस्टेंट आकर उससे कहता है उनकी स्टेज पर जाने का टाइम हो गया। वो दोनों मुस्कुराते हुए गेट से एंट्री मारता है। हामिंग ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, इससे उसका असिस्टेंट उसे गाइड कर रहा था कि उसे कितना दूर जाना है, सीढ़ी आने पर उसे ऊपर उठना है। इस तरह से दोनों की एंट्री हो जाती है। हामिंग को इतना बंदास चल कर आता हुआ देखकर वहाँ मौजूद लोगों को तो बिलीव हो जाता है कि हामिंग अंधा नहीं है। वो दोनों स्टेज पर पहुँच गए। असिस्टेंट हामिंग को गाइड कर रहा था कि एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होती है। असिस्टेंट बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है, इसे निकाल कर वो तियान को पहनाने जा रहा था। तियान भी अपना हाथ आगे करती है। हामिंग तो उसके उंगली में अंगूठी पहना ही नहीं पा रहा था, क्योंकि भाई को दिखाई तो नहीं दे रहा था। ऊपर से असिस्टेंट को एक मोटा सा आदमी सामने देखने से रोक रहा था, इसे कि आओ शुआन ने इसे काम के लिए रखा था ताकि उसकी बाइक के अंधे होने का राज सभी के सामने आ जाए, और ये जो रूमर फैला हुआ है उसके अंधे होने के बारे में उसे साबित हो जाए और उसकी जगह वो कंपनी का जनरल मैनेजर बन जाए। हामिंग काफी बार अंगूठी पहनाने की कोशिश करता है, वो उसके उंगली में पहना नहीं पाता। इस कोशिश में तो उसके हाथों से अंगूठी नीचे गिर जाती है। ऐसे सारे लोग तो बातें बनाने लग जाते हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए तियान अंगूठी उठा लेती है और हामिंग को पकड़ा देती है, और इस सीन को बस हामिंग नर्वस हो गया था ये बता दिया जाता है। फिर तियान खुद ही अंगूठी पहन लेती है। इस उनकी एंगेजमेंट कंप्लीट होती है। इसके बाद तियान से जल्दी से कपड़े चेंज कर निकलने लगी थी, तभी उसे हामिंग को असिस्टेंट आकर रोकता है और उसे हामिंग के साथ चलने के लिए कहता है। तियान कहती है मैं जाऊँ। इस पे असिस्टेंट उसे हामिंग के साथ शिनशिन का कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। इसमें साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिनशिन हामिंग के साथ मूव इन कर जाएगी। इससे अब तियान तो कंफर्म हो जाती है। शिनशिन और उसकी स्टेप मॉम ने उसे हामिंग के साथ फंसाने
बचाने के लिए ये शादी का प्लान किया है। इससे अब तियान के पास और कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो हाओमिंग के घर मूव इन कर जाती है। तो असिस्टेंट उसका सामान उसके रूम तक ऊपर पहुँचाने की बात करता है। हाओमिंग उसे रोकते हुए कहता है कि उसका सामान है वो खुद लेकर चले जाएगी, आखिरकार वो इस घर में मेरी नौकरी तो है, इसलिए इसे मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी और मेरे हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। तियान कहती है वो ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। हाओमिंग उसे कहता है कि ठीक है, फिर मेरी बात ना मानने का कंपनसेशन तुम्हें बता भी है कितना। आफ्टर मिलियन युवान ये सुनकर तियान से शॉक रह जाती है। अभी असिस्टेंट उसे कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से निकाल कर दिखाता है। मैं साफ लिखा हुआ था कि अगर पार्टी बी ने पार्टी ए की कही हुई बातों को नहीं माना तो उसे पार्टी ए को 50 मिलियन युवान पे करना होगा ऐसे कंपनसेशन। हाओमिंग उसे डराते हुए कहता है कि शन इस पैकेट क्या तुम और तुम्हारी मॉम इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी मेरे साथ शादी करने की बात करके, तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसे पढ़ना ही भूल गई, पर अब तो तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वो बेचारी तियाना में क्या करती, अपना भारी भरकम बैग उठाकर सीनियर से जाने लग जाती है। वो काफी मेहनत के बाद अपना सारा सामान लेकर अपने रूम में पहुंचती है। जहाँ तक सामान उठाते हुए तो उसकी हालत ही खराब हो गई थी। वो थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए पेट पर जाकर लेट जाती है। अभी असिस्टेंट आकर उसे उठाता है, उसे कहता है कि मिस्टर वन बॉस ने आपको नीचे बुलाया है उनके लिए खाना बनाने के लिए। तियाना से गुस्से से कहती है कि जाकर अपने बॉस से कह दो मैं ऐसा कुछ भी काम नहीं करने वाली। इस पर असिस्टेंट से कहता है कि बॉस ने मुझे ये भी कहकर भेजा था अगर आपने इसीलिए मना किया तो मैं आपसे 50 मिलियन युवान वसूल करके ले आऊंगी। तियान तो नीचे चली जाती है उसके लिए खाना बनाने के लिए। नीचे आकर वो देखती है कि टेबल पर तो जिंदा क्रेफिश पड़े हुए थे। हाओमिंग उसे पकाने के लिए कहता है। इनको तो बड़ा ही डर लग रहा था उन क्रेफिश से। वो कहती है कि वो ये सब बना नहीं पाएगी क्योंकि उसे क्रेफिश बनाना नहीं आता। इस पे हाओमिंग उसे कहता है कि फिर हमारी सीरी कब काम आएगी। हाओमिंग सीरी से क्रेफिश बनाने का रेसिपी पूछता है। इसका प्रोसेस बताने लग जाती है। पहले तो क्रेफिश को सॉल्ट वाटर में डालो, सॉल्ट वाटर गर्म करके ले आती है। सीरी बताती है कि मसाले लेकर आओ। तियान मसाले लेकर टेबल में आकर रख देती है। दूसरी चीजों की तैयारी करने जाती है। हाओमिंग तो पानी का ग्लास समझकर मसाला ही पी जाता है। सिवाय की तो हालत खराब हो जाती है तो वो पानी पानी चलाने लग जाता है और पानी ढूंढते हुए टेबल पर अपना हाथ फेरने लग जाता है। इस वजह से उसका हाथ क्रेफिश के कंटेनर पे पड़ता है। क्रेफिश से बाहर टेबल पर आ जाती है। इसमें से एक तो हाओमिंग की उंगली पर भी काट लेता है। हाओमिंग की तो और पैन बच जाती है। वो चलाते हुए तियान को बुलाने लग जाता है। तियान भागकर पानी लेकर आती है। हाओमिंग उसे कहने लगता है कि ये सब तुमने ही प्लान किया है ना। तियान कहती मैंने देखा मैं तो तुम्हें से किचन के अंदर हूँ। हाओमिंग कहता है छोड़ो वो सब, अब मेरी मदद करो, मेरी उंगली से क्रेफिश को हटाओ। फिर उस पर गुस्सा करने लग जाता है कि पहले तुम मुझे बता नहीं सकते थी ये क्रेफिश काट भी सकती है। तो तियान डरते हुए अपने हाथों से क्रेफिश को हटाने के लिए जाती है। क्रेफिश तो उसे काटने लग जाती है इसलिए वो डरकर हाथ पीछे कर लेती है और वो एक लाइटर उठाकर ले आती है। क्रेफिश को जलाने लगती है और इस चक्कर में हाओमिंग का हाथ जल जाता है। वो एक चाकू लेकर आ जाती है। क्रेफिश को काटने लगती है। उसका एम तो क्रेफिश पर लग ही नहीं रहा था। आपको पता नहीं क्यों लेकिन वो चिल्ली पाउडर क्रेफिश के ऊपर छिड़कने लग जाती है और तो हाओमिंग को जलन होने लगती है। हाओमिंग उसे अपने बकवास आइडियाज बंद करने के लिए कहता है और सीरी से पूछता है क्रेफिश की उंगली काट ले तो उसे क्या करना चाहिए। सीरी जवाब देती है उसे सॉल्ट वाटर में डुबा दो। तो हाओमिंग यही करता है, सॉल्ट वाटर में अपनी उंगली डुबा देता है। इससे क्रेफिश उसकी उंगली छोड़ देता है। उसकी उंगली तो पूरी तरह से सूज गई थी। रात को तियान अपनी कंपनी के साइट पे डिजाइन की हुई ज्वेलरीज को देख रही थी जिन्हें वो ओलिविया नाम से डिजाइन करती थी और किसी को भी उसके असली आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। उसकी डिजाइन की हुई सारी ज्वेलरीज बहुत ही महंगी आती है। तुरंत उसके सारे ज्वेलरीज बिक जाते हैं। लोग तो उसके डिजाइन की काफी तारीफ करते हैं। तभी असिस्टेंट बाहर से आवाज लगाता है कि आपको बॉस ने बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी मदद चाहिए। तो तियान दोबारा से गुस्सा करते हुए कहती है तुम्हारा बॉस दिमाग से पैदल है या फिर छोटा बच्चा है जिसे नहाने में मदद चाहिए, जाकर बोल दो उस परवट बॉस से कि मैं नहीं आ रही हूँ। असिस्टेंट वही सेम डायलॉग चिपकाता है। अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो फिर 50 मिलियन युवान का कंपनसेशन तैयार रखने के लिए कहा उन्होंने। में हॉस्पिटल का सीन निकाल जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि स्टेप मॉम तियान के डैड को रुकाने का फुल प्लान बनाकर रखी थी। वो डॉक्टर के साथ मिलकर उन्हें कुछ दवाई दे रहे थे जिसे मिस्टर डुआन अब दोबारा से कभी नहीं उठ पाएंगे। कि ये सारी बातें मिस वान सुन लेती है कि मिस्टर डुआन की केयर टेकर थी और उन्हें यहाँ तियान नहीं रखा था कि उन्हें उसके डैड के साथ हॉस्पिटल में क्या कुछ हो रहा है के बारे में पता चले। ये सुनते ही मिस वान तियान को कॉल करके स्टेप मॉम को प्लान के बारे में बता देती है। फिर तियान उन्हें उन पर नजर रखने के लिए कहती है वो अपने डैड को किस तरह बचाएगी इस बारे में सोचेगी। हामिंग की तरफ से तियान का दोबारा से बुलावा आता है। तियान को बात समझाना ही पड़ता है। हामिंग उसे अपनी सोची हुई उंगली दिखाता है। कहता है कि मैं इसकी वजह से कुछ से नहीं नहा सकता क्योंकि मेरी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो, तुम्हें ही मुझे नहाने में हेल्प करनी पड़ेगी। कहकर वो तियान से अपने कपड़े उतारने में उसकी मदद करने के लिए कहता है। तियान तो शॉक्ड हो जाती है। तियान उसके शर्ट के बटन्स खोलने लगती है और उसकी बॉडी देखकर कहती है अच्छा तो उसने एब्स भी बना रखे हैं। फिर हामिंग उसे पीछे मुड़ने के लिए कहता है। वो टब में घुस जाता है नहाने के लिए जहाँ उसे बाथिंग सॉल्ट नहीं मिल रहा था। वो तियान से उसे ढूंढ कर देने के लिए कहता है। तियान उसे ढूंढने लग जाती है। रोकी हामिंग के पीछे की तरफ रखा हुआ था पर वहाँ तक तियान का हाथ नहीं पहुँच रहा था तो अपना हाथ आगे बढ़ाने के चक्कर में उसका पैर फिसलता है और वो हामिंग के ऊपर टब में गिर जाती है। इससे दोनों काफी एम्बेरस होता है। हामिंग जल्दी से तियान को पीछे करता है और उससे कहता है कि ये सब तुमने जानबूझकर किया ना। तियान कहती मैंने जानबूझकर
फिर कुछ नहीं किया मेरे तो बस पैर फिसल गया। हामिंग पूछते ही अब नाटक बंद करो, बताओ तुम चाहती क्या हुआ कि तुम मुझसे शादी करना क्यों चाहती हो? अगर तुम्हारा कोई प्लान है तो बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। यान कहती मेरा कोई प्लान नहीं है, वैसे बात हम दोनों की प्रॉब्लम एक ही है, इसलिए हम लोग साथ में काम कर सकते हैं और इस मुसीबत से निकलने में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। हामिंग पूछता है कि तुम मेरे क्या ही हेल्प कर सकती हो? उस पर तियान कहती कि मैं तुम्हारी आंखें बन जाऊंगी। हामिंग नॉट इंटरेस्टेड क्या कर उसे पीछे धकेल लेता है। यान तो बीन नहीं थी इसलिए वो उसे टावल मानती है। हामिंग उसे टावल पास करता है, तियान जल्दी से उसे लेकर अपने आप को ढकने लग जाती है। फिर उसे याद आता है कि तो अंधा है। वो जल्दी से टब से बाहर निकल आती है और हॉल में आकर बैठ जाती है। जब वो अपनी सौतेली माँ की प्लानिंग के बारे में सोच रही होती है, रेयन का असली मकसद तियान को रुआन फैमिली से बेदखल करने की तो नहीं है। तियान की मॉम के डेथ के बाद ही सौतेली माँ शिनशिन को लेकर रुआन फैमिली में आई थी और आते ही अपना हाथ जमाने लगी थी। तियान के डैड ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। हामिंग बट टू द प्रेजेंट तियान अपनी असली आइडेंटिटी को रिवील नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि अभी भी उसके डैड की जान को खतरा था। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले प्रॉपर प्लान बनाना होगा। तभी हामिंग उसके लिए एक फाइल लेकर आता है और कहता है तुम्हें इसमें लिखे हुए सारे लोगों के नाम, उनके काम और कंपनियों के नाम याद करना है कि मैं तुम्हें कल एक कॉकटेल पार्टी में ले जाने वाला हूँ। मेरी आंखें बनाकर जैसा कि तुमने अभी कहा, तुमने ये काम सही से कर दिया। हम इस बारे में आगे बात करेंगे। कहकर हामिंग चला जाता है। रात पर जाकर सारे लोगों के नाम, उनकी प्रोफेशन एंड पोजीशन, की कंपनी सब कुछ याद कर लेती है। काम में याद करते करते ही वो सो जाती है। पुलिस हुए लड़का को उसके फेस से वो फाइल हटाता है तो एक अनजान लड़की को देख कर तियान तो घबरा जाती है। उसे जोर से किक मारती है, उससे पूछने लग जाती है कि आखिर वो है कौन और यहाँ करने क्या आया था। वो लड़का बताता है कि चिंता मत करिए, मुझे तो मिस्टर हामिंग ने आपको तैयार करने के लिए बुलाया है। कि वो लोग तियान के लिए अच्छे अच्छे ड्रेसेस चूज करने लगता है। काफी काट के बाद तियान के लिए बहुत ही अच्छी ड्रेस चूज करता है। इसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। हामिंग का असिस्टेंट से बताता है मिस शिनशिन तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है और आपके साथ तो और भी अच्छे लगे। पूरे पार्टी की हाईलाइट हो जाएंगे आप दोनों। हामिंग को देखकर तियान उसके पास जाती है, उसके लिए स्टाइलिश हेयर रहने के लिए थैंक यू कहती है। कि उसे ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आई और फिर कहती है कि अनफॉर्चुनेटली तुम नहीं देख सकते कि मैं कितने ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ। इस पे हामिंग उसकी क्लोज जाने लगता है और कहता है पर मैं तुम्हें स्मेल कर सकता हूँ। उसके बाद दोनों पार्टी ही निकल जाता है। तो वहाँ पहुंचकर तियान कौन किस तरफ है, वो उसकी तरफ आ रहा है या नहीं, ये सब उसे बताने लग जाती है। इसी दौरान एक आदमी उसकी तरफ आने लग जाता है। उसके आने से पहले तियान इसके बारे में सब कुछ हामिंग को बता देती है। इससे ये सिचुएशन हैंडल हो जाती है। आदमी गया था कि एक और आदमी उससे बात करने के लिए आने लगता है। इस बार भी तियान इसके बारे में सब कुछ बता देती है। इससे उस आदमी को भी कोई शक नहीं होता तो वो दोस्ती और चला जाता है। तियान अब हामिंग से जगह पर चादर बैठने के लिए कहती है ताकि ज्यादा लोगों ने नोटिस ना करे, वरना अगर कभी एक साथ बहुत सारे लोग उसकी तरफ आने लग जाए हामिंग को इससे प्रॉब्लम हो सकती है। दोनों साइड में बैठने के लिए चले जाते हैं। कि हाउस वन भी आया हुआ था कि तभी उसकी टक्कर असली शिनशिन से हो जाती है और वो भी इसी पार्टी में ही आई थी। हाउस वन से शिनशिन कहकर बुलाता है। शिनशिन तो थोड़ी देर के लिए घबरा जाती है और फिर सूरज शांत को उससे कहती कि वो तो तियान है, शिनशिन की जुड़ा बहन। हाउस वन तो उसकी तारीफ करने लग जाता है, कहता है अब से तो हम लोग फैमिली ही है। तभी शिनशिन की नजर पड़ती तियान और हामिंग पे, जो देखकर वो क्या पढ़ते हैं कि लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। हाउस वन उससे कहता है चलो उनसे मिलने चलते हैं। दोनों जगह उनके सामने वाले चेयर्स पर बैठ जाते हैं। हाउस वन हामिंग से कहता है यार अचानक तुम घर से बाहर कैसे निकले? डैड ने तुम्हें घर पे रेस्ट करने के लिए नहीं कहा? हामिंग भी उसे साबित रिप्लाई देते हुए कहता है कि क्या है ना, जब काम की बात आती है डैड को तो हमसे कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए सब कुछ मुझे संभालना पड़ता है। सुनकर शॉन वो बहुत गुस्सा आता है पर वो कुछ कह नहीं पाता। शिनशिन पूछती है क्या आपकी आंखें रिकवर हो गई? इस पे हामिंग कहता है कि अभी तक तो नहीं हुई और भले ही मुझे इस दौरान दिखाई ना दिया हो और मैं लोगों को अच्छी तरह से पहचान लेता हूँ। शिनशिन अब तियान से प्यार से बात करने का नाटक करने लग जाती है और उससे पूछती है तुम आजकल घर पे फोन नहीं करती? हमें पता भी है कि मुझे और मॉम को तुम्हारी कितनी फिक्र होती है। तियान पूछती है किस बात की फिक्र होती है? शिनशिन कहती है कहीं तुम ठीक हो या नहीं, हमारे साथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं? मुझे तो खास तुम्हारी फिक्र होती है, आफ्टर ऑल हम दोनों तो ट्विंस है ना। और ऐसा कहा जाता है कि ट्विंस कनेक्टेड होते हैं। तियान कहती है कि सही कहा तुमने, हम ट्विंस हैं। अगर तुमने मेरी जगह हम इनसे शादी भी कर ली तब भी कोई हम दोनों को पहचान नहीं पाएगा। सुनकर शिनशिन को तो बड़ा ही गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं कहती। आशवान फिर से हामिंग की बेइज्जती करने का सोचता है और उसे स्टीक खाने के लिए कहता है। ये भी हामिंग स्टीक नहीं खाता। इस पे आशवान कहता है कि भाई हमारी इतनी बड़ी कंपनी को संभाल लेते हैं, क्या वो स्टीक नहीं खा सकते? इस पे हामिंग फिर से सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि कंपनी को संभालने के लिए स्टीक खाना जरूरी है। ऐसा तो नहीं है, वरना मैं स्टीक तो नहीं खाता, फिर भी हमारी कंपनी तो बहुत ही अच्छी तरह से चला रहा हूँ। तुम तो स्टीक खाते हो और डैड को भी पता है कि तुम कंपनी को संभालने के काबिल नहीं हो। इन दोनों माइयों की बीच बढ़ते हुए गर्मागर्मी के माहौल को देखते हुए अन कहती है लगता है हमारे में बात करने जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए हम लोग चलते हैं। तो ये कहकर दोनों जाने ही लगे थे। तभी हाउस वन मिंग की तरफ ट्रॉली को धक्का मार देता है। तियान हामिंग को ट्रॉली की चक्कर से बचाने के लिए इसके आगे आकर ट्रॉली को धक्का मार देती है। इस चक्कर में वो गिरने लगी थी और हामिंग उसे होल्ड कर लेता है। इससे तियान का ही टूट जाता है, जो देखकर शिनशिन उसका मजाक बनाते हुए कहती है लगता है तुम्हारे ये खराब क्वालिटी ही थे। ये कहते हंसने लगी थी और हामिंग तो तियान को उठा लेता है और पार्टी से बाहर ले जाने लगता है। तियान उसकी डायरेक्शन बताने में मदद कर रही थी। उन दोनों को ऐसे देख कर लोगों ने क्यूट कपल समझता है। उनके भाई बहनों को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। हाउस वन शिनशिन से कुछ कोलैबोरेशन की बात करता है। इससे दोनों समझ में आता है कि ये दोनों टीम अप करने वाले हैं, मिलकर कुछ तो घोटाला जरूर करेंगे। इधर करा कर तियान उन दोनों के लिए खाना बनाती है। फिर दोनों साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं। जहाँ आमिर उससे कहता है तुम अपनी बहन को पसंद नहीं करती हो ना? तियान पूछती है ऐसे तुम्हें
क्यों लग रहा है? फिर मिंग कहता है कि मैंने फील किया। पर तियान उससे कहती है तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। हामिंग से कहता है कि मुझे तुम्हारा वो पहले वाला प्रपोजल मंजूर है। अब से तुम मेरी आंखें बनोगी और तुम्हें जो भी मदद चाहिए होगा उसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनकर तियान तो बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद हामिंग उससे थोड़ा फ्लर्ट करने लग जाता है। तो अगला सीन में हॉस्पिटल का दिखा जाता है। तियान अपने एक साथी के साथ डॉक्टर वाले कपड़े पहनकर अपने डैड को उस नर्सिंग होम से निकाल लाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि तियान का पार्टनर और नहीं कि हामिंग का असिस्टेंट सॉन्ग था। तियान उसे थैंक यू कहती है इसके इस काम में मदद करने के लिए। सॉन्ग तो उसे थैंक यू कहता है हामिंग की टेक केयर करने के लिए। यहाँ वो उसे हामिंग के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। हामिंग ने अपने आंखों की रोशनी खोई थी। सॉन्ग को फुल लाउड था, उसी की सोची समझी चाल थी। एक फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ हामिंग को मॉर्निंग वॉक करते टाइम एक कार उड़ा देती है जिससे एक मास्क पहना हुआ आदमी निकलता है। मिंग को चेक करके वापस आ जाता है। दिन मिंग में बैठकर इसी बारे में सोच रहा था तभी हाउसफोन बिना आवाज किए वहाँ पहुँच जाता है। पर हामिंग उसके स्पेन से उसे पहचान लेता है। हाउसफोन फिर से उसकी बेइज्जती करने लग जाता है। वो एक अंधा, वो किसी के सहारे के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, कंपनी क्या संभालेगा। और हामिंग उसे कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता है। तभी तियान वहाँ पहुँच जाती है और हामिंग को डिफेंड करने लगती है। हाउसफोन के बुरे कामों के बारे में उसे याद दिलाती है। मिंग कितना नेक और अच्छा बंदा है इस बारे में उसे बताती है। शॉन तो अभी भी मिंग को मजाक उड़ाया जा रहा था और उसकी इंसल्ट भी कर रहा था। तियान से मजा चढ़ाने के लिए शॉन को लाइट्स ऑफ करने के लिए कहती है। अंधेरे में शॉन की तो हालत खराब हो जाती है, गिरते पड़ते हुए चिल्लाने लग जाता है। तियान लाइट्स ऑन करने के लिए कहती है और आगे से शॉन को वार्न करती है। उनके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा कहने से शॉन उन तीनों को धमकी देकर जाता है कि वो उन्हें देख लेगा। तो रात को तियान बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वही हामिंग तो उसी के बारे में सोच रहा था उसने किस तरह शॉन के सामने उसे डिफेंड किया, उसे मजा भी चढ़ाया। तो तियान को थैंक यू बोले कि उसका नाम बुलाने लगता है। तियान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता क्योंकि वो सो चुकी थी। तब वो उसके पास जाता है और वो सो चुकी है कंफर्म करने के बाद उसे उठाकर बेड पर सुला देता है। तियान अपने डैड को बहुत मिस कर रही थी इसलिए वो डैड का नाम लेकर बड़बड़ाने लगती है। हामिंग उसे शांत करने के लिए उसके सिर पे हाथ रखने जाता है। तियान तो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाती है। हामिंग अपना हाथ चलाकर बैठने जाता है। तियान ने उसके हाथ को कसकर पकड़ कर रखा था, वैसे हामिंग उसकी तरफ खींचा चला जाता है। इस टाइम का एक्सीडेंटली किस हो जाता है। इससे हामिंग तो एकदम साइलेंट हो गया था और फिर थोड़ा शायद फील करने लगा था। शिनशिन और उसकी मॉम को मिस्टर रुआन की गायब होने की बात पता चलती है। इससे सौतेली मॉम तो घबरा जाती है। शिनशिन को कोई फिक्र नहीं होती, वो कहती जो भी हुआ अच्छा ही हुआ और वो पीछे नहीं हटेगी, उसके हक का है, वो उसे छीन कर रहेगी। तो फिर से आशवान का कॉल आता है। उसे तियान समझकर उसके कुछ डिजाइन मांगता है। इन्हें देने के लिए शिनशिन मान जाती है कि अब वो उनकी कंपनी में भी तियान की जगह लेने वाली है। तियान की जब सुबह आगे खुलते है वो अपने आप को बेंच पर देखकर चौंक जाती है कि वो तो चेयर पर बैठी थी। हामिंग को उसके सामने देखकर वो तो और ज्यादा चौंक जाती है। सोचने लग जाती है कि कहीं कल रात उनके बीच कुछ हुआ तो नहीं था। बाद में पूछने के लिए वो हामिंग को जवाती है। हामिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है? हम कहती है मुझे तो लग रहा है कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर कहीं तुमने कुछ किया तो नहीं? हामिंग कहता है मैंने तो कुछ नहीं किया, पर तुमने कुछ तो मेरे साथ किया था। हामिंग थोड़ा सस्पेंस क्रिएट करते हुए कहता है कि पहले तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, फिर मुझे अपने करीब लाकर वो डैड बुला रही थी। तो ये सुनकर तियान को चैन आता है। डर की गंदी बजते तो वो आकर दरवाजा खोल ले जाती है। राज की सौतेली माँ और शिनशिन आए हुए थे तो वो उन दोनों को अंदर बुलाती है। हामिंग को भी उनके आने के बारे में बताती है। सौतेली माँ का नाम है यिनजू। तो वो तियान के साथ आकर बैठती है और शिनशिन की नजर तो घर के कैमरास पर थे। वो अच्छी तरह से पूरे घर में सारे कैमरास को लोकेट कर लेती है। उसे ये सब करता देखकर हमें पता चलता है कि वो यहाँ किसी मकसद से आई है। वही यिनजू तियान से इसके डैड के हॉस्पिटल से गायब होने के बारे में बात करती है। राव उसे बताती है कि उनका किसी ने किडनैप कर लिया। तियान की और शक की नजरों से घूरते हुए उससे पूछती है हॉस्पिटल वालों ने बताया एक लड़का और एक लड़की डॉक्टर के वेश में आकर उन्हें लेकर चले गए। सब सुनकर तियान तो नर्वस होने लगती है। चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े घबराने वाले रहते थे। कि यिनजू को लगी तियान अपने डैड के लिए परेशान है। शिनशिन मौका लेकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी थी। उसे जाते हुए तियान देख लेती है पर यिनजू उसे रोकते हुए कहती है कि शिनशिन की थोड़ी तबीयत खराब है, वो वॉशरूम गई है। दोनों सब पूछने लग जाती है कि आगे तुम्हारे डैड के कौन दुश्मन हो सकते हैं जो उनकी किडनैपिंग कर सकते हैं। तियान से तो एक्टिंग नहीं की जा रही थी और फिर भी वो सिचुएशन को संभाल लेती है। जब शिनशिन को दिखाया जाता है तियान की रूम में कुछ तो ढूंढने के लिए आई थी। वो उसकी रूम की तलाशी करने लग जाती है। उसे वो चीज कहीं भी नहीं मिल रही थी। पर तभी हामिंग उस कमरे में आ जाता है। तो बाहर से कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक से उसे देखकर शिनशिन एकदम से स्टैचू हो जाती है और अपना मुंह बंद कर लेती है। अकेले से भी उसे कोई आवाज ना सुनाई दे। और हामिंग को फील होता है कि इस रूम में कोई ना कोई तो है। वो अपने हाथ से इधर उधर ढूंढने लग जाता है। पैसे ही ढूंढते हुए वो शिनशिन के काफी क्लोज आ जाता है। शिनशिन की तरफ हाथ फैला रहा होता है। शिनशिन थोड़ी पीछे झुककर उसे डॉज कर जाती है। इससे हामिंग को पता नहीं चलता, सिर्फ वो बाहर चला जाता है। शिनशिन एक बॉक्स देखती है। इसके अंदर चेक करने पर उसे तियान के बनाए हुए सारे डिजाइन बन जाती है जो अभी तक तियान ने लॉन्च नहीं किया था। वो शिनशिन डिजाइन को अपने पास रख लेती है और उन्हें लेकर नीचे आने लगती है। तियान को शिनशिन पे कुछ डाउट होने लगता है, इसलिए वो उसे चेक करने जाने लगी थी। मॉम उसे रोकने लगती है। इतना में शिनशिन नीचे आ जाती है। नाटक करते हुए कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ उल्टा खा लिया था, वैसे मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, इसलिए मॉम चलिए शायद मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। कहकर दोनों निकल लेते हैं। तियान को उन पे डाउट हो जाता है कि आखिर ये दोनों किस लिए आई थी। यिनजू का तो पता है कि वो यहाँ उस पर डाउट क्लियर करने आई थी और ये शिनशिन किस इरादे से आई थी तियान समझ नहीं पाती। उसी दिन बाद तियान को पता चलता है कि उनकी कंपनी में तियान के नाम से नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है और इस ज्वेलरीज के डिजाइन देखकर तियान से शॉक रह जाती क्योंकि वो तो उसके डिजाइन
है। वो बात कर अपने बॉस में चेक करना चाहती है उन डिजाइन जहाँ से तो वो सब गायब हो चुके थे। इससे समझने में देरी नहीं लगती कि ये काम शिनशिन ने वॉशरूम के बहाने आकर किया है, जो देख तियान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो शिनशिन को रोकने के लिए भागकर अपने कंपनी पहुंचती है और वहाँ के गार्ड्स उसे अंदर जाने ही नहीं देते, क्योंकि शिनशिन ने उन्हें पहले ही ऑर्डर दे रखा था इधर उसकी बहन आए तो उसे अंदर नहीं आने दे। अंदर तो इवेंट चालू हो गया था। शिनशिन तियान बनकर एंट्री मारती है और उन ज्वेलरीज को डिजाइन करने का क्रेडिट भी ले लेती है। इसके बाद अपने डिजाइन किए हुए ज्वेलरीज के बारे में सभी को बताने लगती है। ज्वेलरीज की खास बात उन्हें बनाने में क्या यूज किया गया है, ज्वेलरीज उन्हें बनाया गया है, वो सब कुछ बताने लगती है। उस इवेंट पे हाउमिंग भी आया हुआ था और उसे उन डिजाइन के बारे में सुनकर उसके स्टाइल को जाना पहचाना लगने लगता है। तो शिनशिन यहाँ बताती है कि उसे ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है। तो शिनशिन के इस भाषण के बाद वहाँ मौजूद लोगों को ज्वेलरी डिजाइनर यानी कि शिनशिन से इसका कोई सवाल हो तो पूछने का मौका दिया जाता है। इस पे हाउमिंग अपना हाथ खड़ा करता है। फिर गेट के बाहर होती है, अंदर जाने की काफी कोशिश करती है पर गार्ड्स उसे बार बार कर देते हैं। यान अपना हाथ फ्रैक्चर होने का नाटक करने लग जाती है। दोनों गार्ड्स आपस में बहस करने लग जाते हैं कि ये तुम्हारी वजह से हुआ है। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए भाग कर अंदर चली जाती है जहाँ वो कुछ कहने जा रही थी, पर उससे पहले हाउमिंग शिनशिन से बोलते कि अभी आपने कहा कि आपको ऑर्चिड से इंस्पिरेशन मिली है, क्या आप मुझे बता सकती है कि आपने आपकी डिजाइन की हुई ज्वेलरीज मेरे स्पर पर ऑर्चिड का यूज किया है, उसकी ओरिजिन कहाँ है? इस सवाल से तो शिनशिन फंस जाती है, उसका जवाब भी गलत बता देती है। शिनशिन एक्सप्लेन करने जा ही रही थी, हाउमिंग कह देता है कि अभी आपने जो भी डिजाइन के बारे में बताया लड़की स्टाइल तो ओलिविया की है, यानी कि वो उस डिजाइन के इसकी ओनर नहीं है। इस उनके सारे लोग तो बातें करने लग जाते हैं, इसे ज्वेलरी डिजाइन के बारे में कुछ भी नहीं आता, डिजाइन चुराती है। तो इस तरह से सारे लोग उस पर इल्जाम लगाने लग जाते हैं, उससे काफी सारे सवाल करने लगते हैं। हाउमिंग से बंदा वहाँ से निकलने लगता है, जाती है उसे रोककर पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला ये डिजाइन इसकी नहीं है? इस पे हाउमिंग कहता है कि उसे ओलिविया की ज्वेलरी डिजाइनिंग स्टाइल के बारे में सब कुछ पता है, कि अगर वो उसे अपने साथ ले जाता है वही शिनशिन की जो जबरदस्त बदनामी होती है। हाउमिंग और तियान मिस्टर वॉन्ग से मिलने के लिए जाते हैं, जो हाउमिंग का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने उनका बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लिया। मिस्टर वॉन्ग रेन ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मान जाते हैं। इस मौके को सेलिब्रेट करते हुए वो लोग ड्रिंक करने लग जाते हैं। मिस्टर वॉन्ग तियान को भी ड्रिंक ऑफर करते हैं, पर तियान एलर्जी है कहकर मना कर देती है। तो हाउमिंग तियान की तरफ से ड्रिंक करने लग जाता है, इस चक्कर में कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेता है। तो शिनशिन को उसे उठाकर बहलाना पड़ता है, वो उसे कैसे वो लड़के सोफे पर लड़ा देती है और पास में बैठ कर उसे देखने लग जाती है। कहती है तुम ज्यादा वाइन होल्ड नहीं कर सकते और फिर भी तुमने मेरी वजह से इतना ड्रिंक कर लिया, क्या कुछ स्माइल करने लगती है। इसके बाद वो शावर लेने चली जाती है और उसी बीच हाउमिंग उठ जाता है, तियान से पानी लाने के लिए कहता है। तो हाउमिंग उसे बार आवाज लगा रहा था, तियान जल्दी में टावल पहन कर आ जाती है, क्योंकि वैसे भी हाउमिंग को तो कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तियान उसे पानी का गिलास देकर थोड़ी दूरी पर अपने बालों को सुखा रही होती है। हाउमिंग को बहुत ही धुंधला से दिखाई पड़ने लगता है, जो कि सिर्फ उसे तियान की ओर ही दिखाई दे रही थी। हाउमिंग तियान की ओर जाने लगता है, तियान तो उसे बिना देखे ही सुनाने लगती है कि जोश में इतना भी ड्रिंक नहीं कर लेना चाहिए, तुम अपने आप को संभाल ही ना सको। वही हाउमिंग इतना तियान की ओर जा रहा था, फूला ढोलक और देखने लगा था। वो अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है, इससे तियान पे टावल गिरने लगा था। तियान जल्दी से टावल को संभालती है, हाउमिंग पे चिल्लाने लगती है कि क्या कर रहे हो? कहकर वो भाग नहीं लगी थी। हाउमिंग का पैर टावल के एक सिरे पर आ जाता है, तियान गिरने वाली होती है, फिर हाउमिंग से उठ कर लेता है। हाउमिंग तियान के फेस को टच करते हुए कहता है मैं सपना देख रहा हूँ या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है? उसने इतना खाई था। तियान कहती कि तुम्हारा हाथ तो कहीं और ही जा रहा है, फिर वो जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। तियान जैसे ही जाने लगती है, हाउमिंग को फुल जंगलों से दिखा देना भी बंद हो जाता है, अब आंखों के सामने कंप्लीट अंधेरा हो जाता है। फिर मिस्टर रन हाउमिंग के काम से तो बहुत से ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि हाउमिंग ने मिस्टर वॉन्ग को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मना लिया। हाउस वॉन्ग की बात उठती है, जब मिस्टर रन कहते हैं कि हाउस वॉन्ग हाउमिंग की जितना केपेबल नहीं है। ये सारी बातें हाउस वॉन्ग बाहर से छुप कर सुन रहा था, इससे उसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। हम देखते हैं कि असल शिनशिन और हाउस वॉन्ग का तो चक्कर चल रहा था। शिनशिन अभी भी इसके न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इवेंट में जो उसकी बदनामी हुई उससे परेशान थी, इसलिए वो हाउमिंग और तियान से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। तो शिनशिन हाउस वॉन्ग से कहती है कि अब तो हाउमिंग और उसकी बहन साथ हो गई है, अब हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इस पे हाउस वॉन्ग कहता है कि एक तो अंधा है और दूसरी एक बेकार सी लड़की, तुम चिंता मत करो, मैं उन दोनों को संभाल लूंगा। ये कहकर वो एक इवल स्माइल देता है, इसका मतलब तो साफ था कि हाउस वॉन्ग के पास कोई ना कोई शैतानी आइडिया जरूर होगा। अगले दिन हाउमिंग को दिखा जाता है, मिस्टर वॉन्ग का ऑफिस गया हुआ था उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कराने के लिए। सोमन से पूछता है कि मिस जॉन नहीं आई आपके साथ? हाउमिंग तो बड़ा ही खुश होकर कहता है कि वो मेरे लिए घर पे फिश बना रही है। इस पे सोम धीरे से पूछता है कि क्या आपके लिए? तो हाउमिंग भी लाइक और किसके लिए बनाई है तो उसे चुप करा देता है। इधर मिस्टर वॉन्ग कहने का टाइम तो बाहर हो गया था, पर वो अभी तक नहीं आए थे। तभी मिस्टर वॉन्ग की सेक्रेटरी आती है, इससे हाउमिंग को पता चलता है उनकी मीटिंग तो कैंसिल कर दी गई है, क्योंकि कल ही आपकी फियांसे शिनशिन यहाँ आए थे मिस्टर वॉन्ग से मिलने के लिए। अब उन्होंने कहा था कि आप हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने आपके इस डील को कैंसिल कर दिया। और अभी ये डील मिस्टर वॉन्ग आपकी भाई हाउस वॉन्ग की कंपनी के साथ करेंगे, जो सुनकर हाउमिंग तो शौक था और उससे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। हाउमिंग घर पहुँचता है, यान तो बड़ी खुश होकर उसके लिए फिश करी बनाकर लाती है, क्योंकि आज उसका इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन जो हो गया। तो वो आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है। पर हाउमिंग रूपली पूछता है कि क्या तुम्हें आप कुछ नहीं कहना? तियान कहती है हाउमिंग जी आप तो बड़े औसम। मैं भी तियान को उसकी स्टेप मदर यानी कि एंजू का कॉल आता है, हाउमिंग उसे स्पीकर ऑन करके कॉल पिक करने के लिए कहता है। कहती क्या बात है? हाउमिंग से पहले कॉल पिक करने के लिए कहता है, जहाँ एंजू कहती है कि हमारी तरफ से तो मैंने सब कुछ सेट कर दिया, मिस्टर वॉन्ग भी अब हाउस वॉन्ग के साथ है। हाउमिंग को तुम पर शक तो नहीं हुआ ना? अगर उसे पता भी चल जाता तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अगर उसने तुम्हें सताया या फिर
परेशान किया तो तुम घर वापस आई आना। सिर्फ कैट कॉल काट देती है, इससे तियान को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिलता। क्या कि वो ये सब क्या बोल रही थी। आमिंग कहता है तुम्हें तो पता ही होना चाहिए आखिर तुम्ही ने तो किया है। यान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आमिंग पूछते ही तुमने आशवान के साथ कब बात मिला लिया। यान ये कि मैं कब आशवान से मिली और ये सब क्या चल रहा है। आमिंग उसे वो सब कुछ बता देता है, कैसे वो कल मिस्टर वॉन्ग की कंपनी गई थी और आमिंग के साथ होने वाली डील को कैंसिल करके हर्षवान के नाम पर इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफर करा दिया। तो तियान कहती है मैं कब मिस्टर वॉन्ग के ऑफिस रही, मैंने तो देखा भी नहीं है, कल पूरे दिन तो मैं घर में ही थी और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी। आमिंग रूडली कहते ही वो जो तुम्हें पता होगा। यान उससे समझाने की बहुत कोशिश करती कि उसका आशवान से कोई लेना देना नहीं है और आमिंग उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि मुझे झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इससे तियान को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहती है क्या तुम्हें मुझ पर थोड़ा सा भी ट्रस्ट नहीं है। ये भी तो हो सकती है कि मेरी स्टेप मॉम आशवान के साथ मिलकर हम दोनों में फूट डालने की कोशिश कर रही है। आमिंग कहता है कि वो तुम्हारी मॉम है, हमारी फैमिली, वो ऐसा क्यों करेगी। तियान अब गुस्से से कहते ही वो उसे समझा नहीं पाई उसकी मॉम उसकी किस तरह की फैमिली मेंबर है और वो ऐसा मेरे साथ क्यों कर सकती है। तुम्हें बिलीव करना है या नहीं करना है वो तुम पर है, पर यही सच है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। कहकर वो उस फिश को फेंक देती है और उससे अपने रूम चली जाती है। शंशन और आशवान से खुशियां मना रहे थे, उन्होंने इतनी आसानी से दोनों को बेवकूफ बना दिया, इससे उनके बीच का ट्रस्ट चला जाएगा। आशवान इससे पूछता है कि तुम्हें इतना अच्छा आइडिया कैसे आया है, तुम उसके साथ ऐसी अदला बदली करती रहती हो। आशवान से कहती कि मैंने तुम्हारी हेल्प की, अब तुम्हें भी अपना प्रॉमिस तो निभाना है। आशवान कहता है जरूर, तुम्हारे वन ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर बनने में मदद करूंगा। अगर वो शंशन को ऐसे देखने लगता है जिससे ऐसा लगता है जैसे शुआन के दिमाग में कुछ और ही आइडिया है एंड मे बी वो बस शंशन का यूज कर रहा है। मैं आमिंग को दिखा चाहता जो शंशन की बातों के बारे में सोच रहा था कि उसकी बातें सुनने के बाद उसे भी थोड़ा थोड़ा बिलीव होने लगा था कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो सॉन्ग को कॉल करके घर के बाहर पर सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए कहता है, इससे पता चल जाएगा कि तियान घर से बाहर गई थी या नहीं। रतियान तो आमिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँगी कि तभी उसे शंशन का ख्याल आता है कि वो कंपनी वाले तो झूठ नहीं बोल सकते, वो कल उनके ऑफिस गई थी पर अगर उन्होंने सच कहा है उन्होंने मुझे देखा है अब तो वो शंशन ही होगी। इसलिए ये बात बताने के लिए वो हामिंग के रूम की तरफ जाने लगती है। फिर हामिंग को सॉन्ग का कॉल आता है, उसे बताता है कि उसने कल का पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिया, मिस रुआना आपके घर से बाहर नहीं गई थी। इससे तो हामिंग का शक भी दूर हो जाता है। तियान पे गुस्सा करने के लिए सब बहुत ज्यादा डिश होता है। तियान हामिंग के रूम के दरवाजे को नॉक करने जा रही थी पर वो रुक जाती है, सोचती कि अगर उसने बता भी दिया कि वो शंशन थी और क्या हामिंग उस पर बिलीव करेगा। और दन कहती है मुझे क्या फर्क पड़ता है, उसे बिलीव करना वो तो करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कहकर वो दरवाजा नॉक करने जाती है और उससे पहले हामिंग दरवाजा खोल देता है। तो तियान चुपचाप से बिना आवाज किए साइड हो जाती है और धीरे धीरे उसके पीछे जाने लगती है देखने के लिए क्या वो क्या करने वाला है। हामिंग भी तियान के दरवाजे को नॉक करने जाता है पर वो नॉक नहीं करता क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो उसे कैसे माफी मांगी है फिर क्या बात करे। इसलिए वो वापस जाने लगता है पर फिर से वो दरवाजा नॉक करने आता है पर नॉक नहीं कर पाता। उसकी ये सब हरकत देखो वो तो हंसने लग जाती है और हामिंग से कहती है मैं तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मुझे बोल सकते हो। तो सीन में तियान तो मस्त स्ट्रीट फूड खा रहे थे जहाँ दोनों अपने बीच मिसअंडरस्टैंडिंग को लूट करते हैं और हामिंग को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो ऐसा क्यों करेगी। कहती है वो ऐसी ही है ना, कोई भी काम निकालने के लिए गलत रास्ता ही चलती है। कहकर वो उसे खाना खिलाने लगती है। हामिंग उसे मना करते हुए कहता है कि वो स्ट्रीट फूड नहीं खाता। तो तियान उसे कहती है कि शायद उन दोनों ने हाथ मिला लिया है, क्या तुम अब कुछ नहीं करोगे, उस डील को ऐसे ही जाने दोगे। तो हामिंग कहता है कि चिंता मत करो, उन्होंने डील तो चुरा ली और उसे संभाल नहीं पाएंगे। तियान मस्ती करने के लिए फिर से उसे खाना खिलाने लगती है। हामिंग तो काफी नबरा करते हुए उससे भागने लग जाता है। राखी करती है उसे खिलाई देती है जो उसे काफी पसंद भी आती है। अगले दिन हाशवान मिस्टर वॉन्ग के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था। अभी हामिंग एंट्री मारता है। एडमिन आकर हाशवान से कहता है कि आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। हाशवान उससे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या करने आए हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं यहाँ मीटिंग में हूँ। ओह सॉरी, मैं तो बोल ही था कि तुमसे देख ही नहीं सकते, पर फिर भी क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है ऐसे बीच मीटिंग में अपनी जान लड़ाना। हामिंग तो उसकी बातों को इग्नोर करते हुए मिस्टर वॉन्ग की कंपनी की तारीफ करने लग जाता है। उन्होंने अपने हर ज्वेलरी प्रोडक्ट में एक हाई स्टैंडर्ड सेट करके रखा है, इसलिए उनकी इस हाई स्टैंडर्ड लेवल को मैच करता हुआ हामिंग के बस कुछ ज्वेलरी डिजाइन है जो कि 5 साल पहले ओलिविया नाम के आर्टिस्ट ने बनाई थी। तो मैं उसे वो सारे डिजाइन दिखाता है कि असल में तियान की डिजाइन थी, इन्हें शंशन ने चुरा लिया था। तो उन्हें देखकर तियान से शौक थी कि आखिर हामिंग को ये डिजाइन कहाँ से मिले, क्योंकि इन्हें तो शंशन ने चुरा लिया था। पर जो भी हो मिस्टर वॉन्ग को वो सारे डिजाइन बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। तो हामिंग ऐड करते हुए कहता है कि ऐसा डिजाइन पूरे चाइना में आज तक कहीं भी नहीं बना। मिस्टर वॉन्ग का तो बिलीव ही नहीं होता कि ये डिजाइन 5 साल पहले किसी ने बनाई थी। तो मिस्टर वॉन्ग इस डिजाइनर से मिलने की बात करते हैं। इस पे हामिंग उसे बताता है कि ओलिविया की असली आइडेंटिटी के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो खुद जो उसके डिजाइन का बहुत ही बड़ा फैन है। आज तक कभी ओलिविया से मिलना तो दूर की बात है के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा पाया। जिस तरह से मिस्टर वॉन्ग हामिंग से इम्प्रेस हो रहे थे, आशवान तो उतना टेंशन में पड़ रहा था कि मिस्टर वॉन्ग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे या नहीं। तो हामिंग मिस्टर वॉन्ग से कहता है कि अगर आपको ओलिविया के इन एक्सक्लूसिव डिजाइन में इंटरेस्ट है तो हामिंग के पास उनके लिए ओलिविया की एक और डिजाइन सीरीज है। इस सीरीज का नाम द ट्रू लव, जिसकी पॉपुलैरिटी ऑनलाइन में बहुत ही ज्यादा थी और इसी वक्त हामिंग ने एक ऑनलाइन ऑक्शन में बहुत ही ज्यादा कीमत देकर उस डिजाइन को खरीद लिया था। ये जानकर तियान तो बड़ी सरप्राइज होती है। हामिंग उसी ही डिजाइन का बहुत बड़ा फैन है कि तियान ही ओलिविया के नाम से एक मिस्टीरियस डिजाइनर का काम करती है। उधर आशवान अपने इस डील को हाथ से आता हुआ देख मिस्टर वॉन्ग से जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है। इस पर मिस्टर वॉन्ग तो उसे सॉरी कह देते हैं।
या वो उसकी कंपनी के साथ कोऑपरेशन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे सोचने के लिए टाइम चाहिए कि मिस्टर वॉन्ग की तरफ से बस एक बहाना था। इससे तो हर्ष वॉन्ग को मिंग पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो यहाँ कुछ भी नहीं कहता, इसलिए वो गुस्से के साथ शनशन के पास आता है, रुकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की कुछ खबरें सुनने के लिए वेट कर रही थी। हर्ष वॉन्ग उसे मीटिंग में वो कान के बारे में बताता है और कहता है कि वो शायद उस अंदर हाओमिंग को कभी नहीं हरा पाएगा, क्योंकि अन मौके पर वो अपना ट्रम्प कार्ड खेल लेता है। फिर शनशन उसे कहती है अगर हाओमिंग को रास्ते से हटाना मुश्किल हो रहा है, हमें पहले मेरे सिस्टर को रास्ते से हटाना होगा, और उसके लिए बस हमें उस बुड्ढे को ढूंढना है। इसकी मेरी बहन को सबसे ज्यादा फिक्र है, नहीं मेरे डैड को। शनशन को तो पूरा यकीन था कि हॉस्पिटल से उसके डैड को गायब कराने के पीछे तियान और हाओमिंग का ही हाथ है। इस पर हर्ष वॉन्ग कहता है कि अगर हाओमिंग ने मदद की हुई, उसने उन्हें जरूर हमारे ही 3 हॉस्पिटल्स में से किसी एक में रखा होगा, इसलिए हमें बस उन हॉस्पिटल्स की तलाशी करनी होगी। ये दोनों लग जाते हैं अपने काम पर। हाओमिंग और तियान सोफे पर बैठे हुए थे। तियान टुवर्ड्स राउंड विद सेक्रेटरी किम वाला के ड्रामा देख रही थी। इसमें अचानक से हमारे PSG और सेक्रेटरी किम का रोमांस चालू हो जाता है। तियान जल्दी से वॉल्यूम कम करने लग जाती है। हाओमिंग उससे पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक के ड्रामा देखना पसंद है। इस पर तियान नर्वस होते हुए कहती है कि मैं ये सब सीन्स नहीं देखती। वो सीन तो बस अचानक से आ गया, पर फिर टॉपिक को चेंज करते हुए उससे पूछती है क्या तुम्हें बताया कि ओलिविया लड़का है या लड़की। हाओमिंग बताता है कि लड़की है, क्योंकि उस तरह की ज्वेलरी डिजाइन को लड़का नहीं बना सकता। तियान पूछती है क्या तुम्हें वो पसंद है। हाओमिंग उसकी क्लोज आकर कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है, या नर्वस होते हुए कहती है कि बिल्कुल नहीं। फिर उसे ये कहकर बाहर जाती कि अगर वो ओलिविया बुड्ढे निकली तो, पर अपने रूम जाकर तो ब्लश करने लगती है। तभी उसे उसके डैड जिस हॉस्पिटल में एडमिट थे वहाँ से उसे कोई कॉल के बताता है उसके डैड को वहीं ट्रांसफर कर दिया गया है। तियान भाग कर पहुँचती है हॉस्पिटल, जहाँ उसके डैड का रूम जो खाली पड़ा था। ऋतिक वो अपने डैड के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही थी। अब इस रूम में किसी के आने की आहट सुनती है। वो जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है। थोड़ी देर में वह शनशन पहुंच जाती है अपने गुंडे के सारों की यहाँ डैड को ही ढूंढने के लिए आई थी, और उसने रैन ग्रुप के अंदर 3 हॉस्पिटल्स को छान लिया था, लेकिन कहीं भी उसे डैड का पता नहीं चला। वो इस बारे में हर्ष वॉन्ग को कॉल करके बताती है। फिर वो बाहर चली जाती है। शनशन के साथ आया हुआ गुंडा दोबारा से रूम के अंदर आता है। उसे डाउट था कि पर्दे के पीछे कोई है, तो उसे डराता हुआ देखकर तियान तो घबरा जाती है और एक स्टैंड उठा रही थी उसे मारने के लिए। उसके कुछ करने से पहले ही सॉन्ग पहुंचकर उस गुंडे को बेहोश कर देता है। तियान को अपने साथ लेकर हाओमिंग के पास जाता है, जहाँ उसके साथ तियान के डैड भी थे। इन्हें देखकर तियान की जान में जान आती है। फिर वो हाओमिंग से कहती है मेरी बहन और भाव शॉन के साथ मिलकर मेरे डैड के पीछे पड़ी है। वो लोग डैड को यहाँ से ले जाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस पे हाओमिंग कहता है कि इसीलिए तो मैंने पहले सब कुछ तैयार कर दिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि हाओमिंग ने उनकी मदद से तियान के डैड को हॉस्पिटल से निकालने में हेल्प किया था। तियान रोते हुए हाओमिंग के गले लग जाती है। हाओमिंग उसे कहता है कि फ्यूचर में रात को कभी अकेले मत निकलना, चाहे तुम्हें जो भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। अगले सीन में हमें तियान को दिखा जाता है जो अपना नया डिजाइन बना रही थी। तभी अचानक घर का पूरा पावर कट हो जाता है। वो जल्दी से अपने फोन का फ्लैश लाइट जलाकर हाओमिंग के पास चली जाती है। हाओमिंग भी अपने रूम से बाहर निकला था। तियान उसे घर के इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के बारे में पूछती है। पूरे घर का मेन स्विच था। हाओमिंग उसे बताता है कि वो नीचे है। तियान हाओमिंग को अपने साथ नीचे ले जा रही होती है। तभी लो बैटरी की वजह से उसका फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। तो हाओमिंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। अंदर उसके लिए कोई नया नहीं है। इतने टाइम से ब्लाइंड होने की वजह से उसे अपने घर का कोना कोना याद हो गया है। तो दोनों पहुंचते हैं इलेक्ट्रिसिटी बॉक्स के बाहर। फांसी में एक टॉर्च पड़ी हुई थी। तियान उसे स्विच बोर्ड की ओर दिखाने के लिए कहती है। हाओमिंग टॉर्च को उसकी ओर दिखाने लग जाता है। फिर से हाओमिंग को तियान का चेहरा धुंधला धुंधला दिखाई देने लगता है। इस बार थोड़ा ज्यादा क्लियर दिखाई देता है। हाओमिंग उसका चेहरा देख पाने पर बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर उसे किस करने लग जाता है, जिससे तियान भी अब रेसिस्ट नहीं करती। उधर उनका रोमांस तो चल रहा था और हाओमिंग के रूम पे शुआन पहुंच जाता है। हाओमिंग की ऑफिशियल सील ढूंढने के लिए जो उसे एक ड्रॉअर में मिल जाता है, जिसे वो अपने साथ लेकर चला जाता है। सुबह तियान तो बहुत ही हैप्पी होती है क्योंकि उसे रियलाइज हो गया था कि उसे हाओमिंग से प्यार हो गया है। और वो अपनी फेक शनशन वाली बात को लेकर परेशान थी, क्योंकि कभी न कभी मिंग को पता चल जाएगा कि उसकी एंगेजमेंट शनशन की बजाय तियान से हो गई। और अभी वो उस बारे में नहीं सोचना चाहती। वो बेड से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ी होती है। तभी हाओमिंग अपना टाई लेकर उसके बेड के पास आकर कहने लगता है मेरी टाई पहनने में हेल्प करो। इस पे तियान हंसते हुए उसके पास जाती है और उसकी टाई बांध देती है। तो हाओमिंग उसे अपने साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में चलने के लिए कहता है। तियान उससे कहती है कि मैं तुम्हारे ऑफिस के मीटिंग में जाकर क्या करूंगी, जिस पे हाओमिंग उसे कहता है क्योंकि तुम्हें आने वाली वाइफ हौसले तुम्हें हर जगह मेरे साथ जाना पड़ेगा। ये सुनकर तियान तो ब्लश करने लग जाती है। फिर दोनों पहुंच जाते हैं मीटिंग पे, जहाँ चेयरमैन रन ने सभी को बुलाया था इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करने के लिए। तो हाओमिंग के इतने सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुली करने की वजह से मिस्टर रन उसे ऑफिशियली CEO को पोजीशन देने का अनाउंस करता है। ऐसे बाकी बोर्ड मेंबर्स में से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हाओमिंग के काम से सच में वो सारे भी बहुत खुश थे और उसके लीडरशिप में कंपनी ने बहुत ही ज्यादा ग्रोथ किया है। वो सभी इस फैसले को सहमति देते हैं। तो इसी खुशी के मौके पर उनकी चाय की चर्च चली रही थी कि तभी हर्ष वॉन्ग मुझे ऑब्जेक्शन है ये कहकर एंट्री मारता है। हाथों में एक फाइल लिए इसे दिखाकर वो कह रहा था कि हाओमिंग ने बहुत ही बड़ा घपला किया है। न हमारी कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम दामों में प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया है। किसी को भी उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। तो हर्ष वॉन्ग एज द प्रूफ उन्हें अपना लाया हुआ फाइल दिखाता है। हाओमिंग के दूसरे कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन था। इसके अकॉर्डिंग हाओमिंग ने बहुत ही कम प्राइस उन्हें के शेयर्स इनलीगली बेचे हैं और उसका प्रूफ था हाओमिंग का सीरिया पर कैसे
मोहारू के पिछले रात आयुष्मान ने चुरा लिया था और इसे प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने ये किया था। अब किंग के कॉन्ट्रैक्ट में हाउमिंग की मौत लगी हुई थी। इससे प्रूफ होता है कि हाउमिंग के नाम से शेयर्स को बेचा गया है। इस बारे में सभी लोग हाउमिंग से सवाल करने लग जाते हैं। हाउमिंग कहता है कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स को भी इस पर बिलीव नहीं हो रहा था और इस फाइल को देखकर उन्हें यकीन करना ही पड़ता है। और बाकी सारे बोर्ड मेंबर्स मिलकर हाउमिंग पर एलिगेशन लगाने लगता है कि इससे कंपनी पर कितना सारा लॉस हो गया होगा, इसके ऊपर बाय कौन करेगा। ये सब संपत्तियां शांत नहीं रह पाती और कहती है कि हाउमिंग को तो फंसाया भी जा सकता है, इसलिए बिना सोचे समझे कोई भी फैसला लेना नहीं चाहिए। इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और मिंग उससे आगे कुछ भी कहने से मना करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए हाउशॉन उठकर कहता है मिंग को जिस भी प्रोजेक्ट का चार्ज दिया गया था वो उसे दिया जाए। अब से वो हाउमिंग की पोजीशन टेक ओवर करेगा। चेयरमैन भी अनाउंस कर देते हैं हाउमिंग का सस्पेंशन अब तक कंपनी की तरफ से दिया हुआ सब कुछ उससे छीन लिया जाता है। जब तक इस मामले में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाती तो ये कहकर वो मीटिंग डिसमिस करके चले जाते हैं। तियान हाउमिंग से कहने लगती है तुम्हें कुछ तो कहना चाहिए था, आखिर वो तुम्हारे डैड है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी बिना किसी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के। तो हाउमिंग से कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे डैड ऐसे ही है, उन्हें बस विनर्स की फिक्र होती है। इस बार मैं हार गया और मेरा भाई ये थी। ये कहकर वो उसे घर चलने के लिए कहता है। घर पहुंचकर वो देखते हैं उन दोनों का सारा सामान तो घर के बाहर पड़ा हुआ था। ये देखकर तियान से शौक थी। वो हाउमिंग से कहती है चेयरमैन ने तो कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, राशवान ने हमारा सारा सामान बाहर क्यों फिकवा दिया। तो हाउमिंग में बहुत ही गुस्सा था और अब उसके पास कोई पावर नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्या आयुष्मान दो कंपनी का सीईओ बन चुका था। तभी हम बेड के बालकनी के ऊपर शिनचिन को देख पाते हैं जो उन पर हंसते हुए वाइन पी रही थी। उनके चेयरमैन का ऑर्डर था हाउमिंग से सारे कंपनी बेनिफिट्स छीनने का मतलब था कि वो कंपनी का कोई भी चीज यूज नहीं कर सकता था। सोहन दोनों को अपने एक अपार्टमेंट ले जाता है। काफी सालों से बंद पड़ा था। सोहन से माफी मांगता है कि उन दोनों के इस पुराने घर में रहना पड़ेगा। तियान उसे थैंक यू कहते हैं, बताती है ये जगह तो उन दोनों के रहने के लिए काफी है। तो हाउमिंग सॉन्ग को अब लौट जाने के लिए कहता है। फिर सॉन्ग मजाक करते हुए कहता है कि इतने जल्दी क्या बॉस, तो बस घर की साफ सफाई करके चला जाऊंगा, के बाद तो आप दोनों ही होंगे बस। इस पे हाउमिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारा खुद का बिजनेस संभाले जाने के लिए कह रहा हूँ, ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, इसलिए जाओ और अब अपने काम पर ध्यान दो। फिर सॉन्ग कहता है ये बॉस मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपको काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तियान को आसपास स्पाइडर्स दिखाई देते हैं। सॉन्ग के साथ मिलकर तियान घर की साफ सफाई करने लग जाती है। रिबान तो घर एकदम चकाचक हो जाता है। सॉन्ग अब कुछ खाने का इंतजाम करने की बात करता है। हाउमिंग उसे बाहर से टेकआउट ऑर्डर करने के लिए कहता है। तियान इसके लिए मना करके कहती है कि आज खाना वो बनाए। कि सोमन दोनों के बीच थर्ड व्हील ना बनते हुए वहाँ से निकल जाता है। तियान और हाउमिंग बैठकर सब्जियां काटने बैठ जाते हैं। पर हाउमिंग को अच्छे से सब्जियां काटना नहीं आ रहा था। तियान उसका हाथ पकड़कर उसे सिखाने लग जाती है। हाउमिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं, थैंक यू कहता है उसका शांति कर उसके साथ रहने के लिए। हाउमिंग को तियान के लिए बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से तियान को भी यहाँ रहना पड़ रहा है। इस पर तियान उसे कहती कि ऐसी कोई बात नहीं है और मेरे लिए भी मत फील करो। हाउमिंग कहता है अगर तुम्हें यहाँ रहने में दिक्कत हो रही है तो तुम अपने घर जा सकते हो। उस पर तियान उसे कहती कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, मुझे इससे कोई दिक्कत है, हम दोनों इस घर पे रह पा रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात है। कई लोग तो हमारे से भी बदतर जगह पर रहते हैं, उन लोगों के कंपैरिजन में हम लोग तो काफी लकी हैं, इसलिए चिंता मत करो, सब कुछ सही होने तक हम दोनों यहाँ एडजस्ट कर लेंगे। या एक छोटी सी लैंप चलाएंगे और साथ में बैठकर म्यूजिक सुनेंगे। तो यहाँ हाउमिंग भी इनडायरेक्टली अपना कन्फेशन इससे कर देता है, मैं बस हमेशा के लिए तुम्हारा साथ चाहता हूँ। अगले दिन में खाना आने सब कुछ रेडी था। तियान गर्मा गर्म खाना बनाकर लाती है, इससे उसका हाथ थोड़ा जल जाता है। हाउमिंग बड़े प्यार से उसके हाथों पर फूंक मारने लगता है, जो हाथ जला था उसमें नहीं। उसकी केयरिंग देख कर तियान तो प्यार से उसे देखते ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद बताती है कि असल में मेरा दूसरा हाथ चला है। हाउमिंग बड़े प्यार से दूसरे हाथ पर भी फूंक मारने लग जाता है। दिन रात में दोनों कैंडल चलाकर बातें कर रहे थे। इनकी अपार्टमेंट की लाइट्स खराब थी। तियान उससे पूछती कि अब वो आगे क्या करेगा। तो हाउमिंग कहता है अभी कुछ भी करने का सही टाइम नहीं है। तियान कहती है फिर तुम आयुष्मान के साथ कैसे डील करोगी। हाउमिंग कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने भाई के साथ कॉम्पिटिशन करके बार बार एक दूसरे को नीचा दिखाना कोई अच्छी बात नहीं है, ना ही इसमें कोई मजा है। मैं और आयुष्मान तो बस रैंक ग्रुप की प्यादे हैं, हम दोनों को कंट्रोल करते हैं हमारे डैड। तियान पूछते फिर तुम्हारा गोल क्या है। तो हाउमिंग कहता है कि मैं रैंक ग्रुप को वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी के तौर पर देखना चाहता हूँ, और शायद ये भी मेरा गोल नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें बचपन से ही डैड मेरे दिमाग में फिट कर दी थी। तियान उसे बताते है कि जब वो 5 साल की थी उसकी मॉम ने पहली बार उसे ज्वेलरी डिजाइन करना सिखाया था। उसके बाद से उसने प्रिंसेस सिसी के नाम से ज्वेलरी डिजाइन बनाना शुरू किया था। पहले तो उसे लगा था कि शायद अपनी मॉम से इन्फ्लुएंस होकर ज्वेलरी डिजाइन करती है, पर धीरे धीरे उसे रियलाइज हुआ कि असल में तो वो ये करना चाहती थी कि डिजाइनिंग करना उसे बहुत पसंद है। क्योंकि इसी तरह वो हाउमिंग से कहती है तुम भी अपने गोल की तरफ ही जा रहे हो, अभी तक तुम्हें रियलाइज नहीं हुआ कि असल में तुम भी वही चाहते हो, रैंक ग्रुप को वर्ल्ड क्लास ज्वेलरी कंपनी बनाना। वैसे हाउमिंग अपना गोल रियलाइज कर लेता है। तियान को थैंक यू कहता है उसके जिंदगी में आने के लिए। माहौल थोड़ा रोमांटिक सा हो गया था, इससे हाउमिंग तियान को किस करता है और दिन हाउमिंग को फिर से धुंधला धुंधला दिखा देने लगता है। यारी में डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिपोर्ट को देखकर कहा था उसकी कंडीशन तो ठीक हो रही है, पर उसकी आंखों की रोशनी 100% वापस आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाउमिंग इसी तरह किचन में ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाता है। तियान की जागने तक तो वो दोनों के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी कर लेता है। ये देखकर तियान से शॉक्ड एंड सरप्राइज थे, एक्साइटेड होकर उससे पूछती
पूछती क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुमने ये सब कैसे बना लिया। हामिंग उसे नहीं बताता कि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा। खाना कर लेता है कि उसने तो पहले ही ब्रेकफास्ट बनाना सीख लिया था। तो शिंगशिंग डिश को ट्राई करती है और बहुत ही यम्मी थी। वो हामिंग को भी खिलाती है। हामिंग तो उसकी उंगली को ही काट लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने ही लगाता है। तभी सॉन्ग वहाँ पहुँच जाता है और उन दोनों को बिना डिस्टर्ब किए फिर से बाहर चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद नौकर के अंदर आता है। तो तियान उसके लिए पानी वानी लाने के लिए अंदर जाती है। सॉन्ग आकर हामिंग से कहते हैं कि बॉस मैंने सच में कुछ भी नहीं देखा। हामिंग कहता मुझे पता है तुमने सब देखा, क्योंकि उसे हल्का हल्का दिखाई देने लगा है। जैन का सॉन्ग तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तियान को बताने ही जा रहा था पर हामिंग उसे भी बताने से मना करता है कि उसकी आंखें पूरी तरह ठीक होने के चांसेस बहुत ही कम है। वो उसे इस बारे में शिंगशिंग को बताने से मना करता है। सॉन्ग ने इन्वेस्टिगेशन से पता कर लिया था कि हामिंग के एक्सीडेंट कराने के पीछे अशोन का ही हाथ था। उसने एक आदमी को पैसे देकर हामिंग का एक्सीडेंट कराने के लिए कहा था, चाहे उसके बाद वो जिंदा रहे या मर जाए। उसके प्रूफ में उसे हाशवान के साथ उस ड्राइवर का फोटो मिला था। इसमें हाशवान उस ड्राइवर को पैसे दे रहा था जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट कराया था। उसका कन्फेशन भी सॉन्ग ने रिकॉर्ड कर लाया था। उस ड्राइवर ने साफ साफ कन्फेस किया था हाशवान के कहने पर उसने ये एक्सीडेंट किया था। हामिंग तियान को कुछ फाइल्स रेडी रखने के लिए कहता है। अगले सिनेमा में हाशवान और चेयरमैन रन को दिखाया जाता है। दोनों ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। अभी वहाँ हामिंग सारा प्रूफ लेकर पहुँच जाता है तो उस पर भड़कने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ क्या करने के लिए आए। हाशवान भी उससे रोबले पूछता है। हामिंग उन सारे प्रूफ्स को सामने रखकर बताता है, हाशवान तुमने मेरा एक्सीडेंट कराया था, इस वजह से मुझे अपनी आंखों की रोशनी खोनी पड़ी और मुझे कंपनी से निकालने के लिए मेरे ही घर से मेरी ऑफिशियल सीट चुरा रही। फिर तुमने हमारी कंपनी के शेयर्स बेचे और उसमें मेरी मोहर लगाकर बिल मेरे नाम को फाड़ दिया। हामिंग उस ड्राइवर का कन्फेशन भी सुना देता है। इसे सुनकर डैड तो हाशवान पे बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है। उस पर गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी। हाशवान कहता है कि आप ही तो कहा करते थे कि हमें रिजल्ट से फर्क पड़ना चाहिए, ना कि किस तरह से उस रिजल्ट को हासिल किया इस बारे में सोचना चाहिए। तो डैड इस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाते हैं। कहते हैं ये तुम्हारा भाई है, मैंने तुम दोनों से कम्पीट करने के लिए कहा, ना कि एक दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए। इस सुनकर तो हामिंग डैन से चिल्लाकर कहता है कि अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि ये सब असल में किसकी वजह से हुआ। हमारी पूरी फैमिली एक मेस बनकर रह चुकी है। जिम्मेदार सिर्फ आप है। आपने अपनी कंपनी को हमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। बचपन से ही हमारा घर तो हम दोनों के लिए कोई लड़ाई का मैदान था। चार चीज को पाने के लिए आपने हम दोनों भाइयों से कम्पीट करने के लिए कहा, फिर इसके लिए मना किया तो हमें पहचान ना देने की धमकी दिया करते थे। ये आपने हमसे जो कहा वो सब हमें मजबूरी में करना पड़ा। असल में तो आप हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, उसे प्यादे की तरह। डैड से कहते कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया इस कंपनी का वारिस बनाने के लिए। उनको हाशवान कहता फिर मेरा क्या। डैड से कहते कि तुम अपने भाई के आसपास भी नहीं आता, इस तक एक भी काम तुमसे सही से नहीं हुआ जिससे तुम अपनी काबिलियत प्रूव कर सको, फिर तुम कंपनी के वारिस बनने के लायक नहीं हुए। उनको तो हाशवान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है ना। बरास निकालने के लिए वो तो हामिंग से लड़ने लग जाता है। डैड उन्हें छुड़ाने आते हैं। शिवकर में श्वान से हामिंग को धक्का लग जाता है। हामिंग का सर जाकर टेबल पर टकराता है, वो जमीन पर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। व्यू पर अल्लाह बुल्ला सुनकर भी भागते हुए वहाँ पहुँच जाती है। डैड तियान मिलकर उसे उठाने की कोशिश करते हैं और मिंग तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता। वही हाशवान को भी पहली बार थोड़ा डर सा लगा था। अगले सिनेमा में दिखाया जाता है तियान का ट्रीटमेंट हो चुका है, इस वजह से अब उसकी आंखों की रोशनी में वापस आ सकती है। तियान आती है सॉन्ग के लिए खाना लेकर, जो उसे खाना खाने के लिए बाहर भेजती है। वो हामिंग के पास आकर बैठती है और उसे बताती है कि डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ सकती है, जब तुम्हें होश आएगा तब तुम मुझे देख सकते हो। और हामिंग के होश में आने के बाद तियान उसे अपनी सारी सच्चाई बता देगी कि वो तियान है और किस हालत में उसे शिनशिन बनकर हामिंग से एंगेजमेंट करनी पड़ी। तो शिनशिन को जब पता चलता है कि हामिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, सुनकर तो वो शौक चाहती है कि अब तो हामिंग तियान को फुल सपोर्ट करेगा। शिनशिन अब तियान से सब कुछ छीन नहीं पाएगी कि ना ही उसके पास उनके डैड से वो रुआन ग्रुप ऑफ कंपनीज की ऑनर नहीं बन सकती। और अब हामिंग की आंखें भी वापस आ गई है तो अब वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, फिर उसे रास्ते से हटाना और ज्यादा मुश्किल होगा। शिनशिन के दिमाग में आइडिया आता है। वो एंजल से कहती है कि हामिंग तो मेरे रास्ते का कांटा है ही नहीं, कि वो मेरा फियांसे जो है, यानी कि शिनशिन अब तियान से अपनी जगह वापस लेना चाहती है। इसके लिए तियान को रास्ते से हटाना पड़ेगा ताकि हामिंग की आंखें खोले, बट सबसे पहले वो इसलिए शिनशिन को ही देखे। इस प्लान से एंजल तो डर जाती है तो शिनशिन को ऐसा करने से मना करने लगा। प्रशासन तो ठान रही थी जो कुछ भी उसका है वो उसे हासिल करके रहेगी और इसके लिए तियान की कुर्बानी देनी पड़ेगी। और तियान को मारने का डिसाइड करती है। एंजल उसे ऐसा कोई भी करने से मना करती है। शिनशिन तो अब रुकने वाले नहीं थी। जब तियान रास्ते से जा रही होती कि कुछ गुंडे आकर बेहोश करके कहीं ले जाते हैं। वही हमें शिनशिन दिखाई जाती है जो कि अपना हल्का फुल्का मेकओवर करती तियान बन जाती है। वही तियान को जब होश आता है तो अपने आप को बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर एक गुंडा उसकी फोटो खींचकर इसी को बेचता है। उसके हाथ खोलकर उसे कुछ खाने के लिए देकर चाहता है। तियान को किडनैप हुए 2 दिन हो चुका था। सॉन्ग को उसकी फिक्र होने लगी थी तो वो उसे ढूंढने के लिए जाने ही वाला था। तभी माँ शिनशिन तियान बनकर पहुँच जाती है तो वो सॉन्ग को रेस्ट करने के लिए भेज देती है। हामिंग के पास आकर बैठ जाती है और मनी मन कहती है हामिंग अब तुम्हें आगे खोलने के बाद असली शिनशिन दिखेगी। तभी हामिंग को भी होश आ जाता है और तो उसे दिखाई भी देने लगता है। तो शिनशिन फेक खुशी दिखाने लग जाती है। वही हामिंग भी जो कि 15 दिनों से कोमा में था, शिनशिन को दोबारा से देखकर बहुत खुश होता है। और अभी तक हामिंग को ये नहीं बता कि अब तक तियान उसके साथ शिनशिन बनकर रह रही थी और अब जो उसके साथ है वो है असली शिनशिन का। हामिंग को शिनशिन का हाथ थोड़ा अलग फील होता है। शिनशिन
शिनशिन तो उसे किस करने जाती है। हामिंग सच चकराने का बहाना करता है कि उसे शिनशिन में कुछ चेंजेस फील हुए। शिनशिन इसके लिए पानी लाने के लिए चली जाती है। यहाँ में हामिंग कुछ सोचता हुआ नजर आता है। अगले दिन शिनशिन हामिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में केक मंगाती है इसे सेलिब्रेट करने के लिए। हामिंग के आने से पहले लाइट्स ऑफ कर देती है। ऋतिक हामिंग से सरप्राइज था क्योंकि शिनशिन को तो अंधेरे से डर लगता था जो कि तियान को लगता था। और शिनशिन कहती कि मैं इतनी भी डरपोक नहीं है, अंधेरे से डरूं। हामिंग को थोड़ा अजीब लगता है। शिनशिन उसे केक खिलाती है जिसके बाद दोनों ड्रिंक करते हैं। शिनशिन उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है पर हामिंग उसे कल मीटिंग अटेंड करने का बहाना करके अपने रूम चला जाता है। इससे शिनशिन का ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। अगले सुबह तियान जो कि अभी भी उस रूम में कैद थी पर हामिंग की न्यूज देखती है जहाँ हामिंग की साथ शिनशिन को देखकर समझ जाती है कि ये सब शिनशिन को बनाया प्लान है। तो हामिंग अनाउंस करता है कि रेन ग्रुप और वन ग्रुप इस बार साथ में वर्ल्ड ज्वेलरी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेगा। फिर हामिंग को उसे रेड कंपनी की जिम्मेदारी सौंप देता है। उसे बताते हैं कि हाउस वन ने उसके सामने अपनी गलती मानकर सरेंडर कर दिया है। उस पर अटेम्प्टेड मर्डर का केस तो लगता है। सरेंडर कर देने की वजह से उसकी सजा कम हो जाती है। दोनों में हाउस वन को दिखाया जाता है जो समझ चुका था कि उसने बहुत कुछ गलत किया है। इसका उसे प्रायश्चित करना है इसलिए वो जेल जाने से पहले हामिंग के साथ अपने फोटो को देखता है। उससे फेस टू फेस तो नहीं लेकिन दिन से माफी मांगता है। इधर तियान को वो बंदा दोबारा से खाना ला कर देता है। बाहर ज्यादा पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है। बैठ कर पैसे गिनने लग जाता है और उन नोट्स को टच करते ही अचानक से खुजली और छींक होने लगती है। तियान उससे पूछती है कि कहीं तुम्हें कोई इन्फेक्शियस बीमारी तो नहीं है। वो बंदा पहले तो कुछ बता नहीं रहा होता पर तियान के बार पूछने पर गुंडा तना कर उसे बता देता है कि उसे नोट से एलर्जी है। उससे तियान को एक आइडिया आता है तो वो उसे कहती है कि अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है तो मैं पैसे गिनने में तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। गुंडा उसे मना करते हुए कहता है कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करो। इस पर तियान कहती है कि मैं यहाँ पर बैठ कर तो बोर हो गई हूँ। टीवी पर भी सिर्फ न्यूज चैनल ही आ रहे हैं इसलिए मैंने सोचा कि इस बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मुझे भी कुछ करने के लिए काम मिल जाएगा। गुंडा उसे पैसे गिनने के लिए दे देता है। जैसे गुंडे का ध्यान थोड़ा सा दूसरी ओर जाता है। इन पैसों को जानबूझकर दूर गिरा देती है। इस पर पहले तो गुंडा उस पर भड़कता है फिर पैसे उठाने के लिए नीचे झुकता है। इसी मौके का फायदा उठाकर तियान उसके सर पर लपड़े का टूट मार देती है। उसके हाथ पर बांध देती है। उसके होश में आने पर तियान उससे उसका फॉरवर्ड बैग मांगने लग जाती है और वो गुंडा उसे कुछ में नहीं बता रहा होता है। तियान उसके सर पर पैसों ही प्रसाद करने लग जाती है। फिर से गुंडे में एलर्जिक रिएक्शन होने लग जाते हैं। वो गुंडा बताने के लिए तैयार हो जाता है। वही शिनशिन को जब इस बारे में पता चलता है कि तियान तो अब तक जिंदा थी और उसे कैद करके रखा गया था जानकर वो यंजू पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। यंजू ने कहा था कि उसने तियान को मरवा दिया है तो वो उस कैंप से भी भाग चुकी थी। इस बार में भी तियान को पता चल जाता है। उन गुंडों से तो वो और ज्यादा बढ़ जाती है। वो उसे ढूंढ कर खत्म करने के लिए कुछ गुंडों को लगा देती है। जब तियान हामिंग को कॉल करने का सोचती है पर रुक कर सोचने लग जाती है कि क्या वो उसे उसकी बातों पर बिलीव होगा। फिर हामिंग उससे सच्चा प्यार करता है अब तो उसने शिनशिन को पहचाना क्यों नहीं। इस बारे में सोचकर सैड होते हुए रॉन्की उस अपार्टमेंट में जाती है। इसकी चाबी उसी के पास थी तो वहाँ उसे वर्ल्ड ज्वेलरी कॉम्पिटिशन का एक फॉर्म मिलता है पर प्रिंसेस सिसी नाम लिखा हुआ था। इस नाम से तियान पहले डिजाइन बनाया करती थी। ये देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती है। हालांकि इसका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है। इधर शिनशिन की गुंडे अभी तक तियान को पकड़ नहीं पाए थे इसलिए उसका दिमाग खराब हो जा रहा था। अभी हामिंग माता ने उससे पूछा कि वो अवार्ड सेरेमनी में जाने के लिए तैयार है या नहीं जहाँ पर आज उस ज्वेलरी कॉन्टेस्ट के विनर को अवार्ड मिलने वाला था। तो शिनशिन हामिंग के साथ उस अवार्ड सेरेमनी में चली जाती है जहाँ पर इवेंट शुरू हो चुका था। तो फाइनली विनर के अनाउंसमेंट की बारी आती है। इस कॉम्पिटिशन की विनर थी प्रिंसेस सिसी। इसके बारे में कोई नहीं जानता था। फिर हामिंग को छोड़कर प्रिंसेस सिसी यानी कि तियान एक मास्क लगा कर आती है। तो स्टेज पर आकर मास्क हटाने के बाद शिनशिन के साथ बाकी सारे भी शॉक्ड रह जाते हैं कि वहाँ मौजूद लोगों को तो उनके ट्विंस होने के बारे में पता नहीं था। शिनशिन तो उसे देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हुए थे पर हामिंग तो एकदम कूल था मानो जैसे उसे सब कुछ पहले से पता था। तियान सभी के सामने अपना असली नाम बताती है। रात में उसके ओलिविया होने के बारे में भी बताती है। हामिंग को उसे अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है। उस तरह हामिंग और तियान साथ आ जाते हैं। शिनशिन उसके सामने नाटक करने लग जाती है कि वो असली शिनशिन है। तियान ने उसकी जगह ले ली थी। हामिंग के होश में आने के बाद से वही उसके साथ है। उसने उसकी केयर की, उसके लिए केक बनाया वगैरह वगैरह। हामिंग कहता है कि मुझे पता है तुम शिनशिन हो पर मैं जिससे प्यार करता हूँ वो तुम नहीं हो। मैंने तो पहली बार तुम्हें देखते ही पहचान लिया था। इसका मतलब वो कंफर्म भी हो गया था उसके अंदर इसे ना डरने की वजह से। वह उसके हाथों को टच करके इस तरह शिनशिन कमांडर पहुंच जाता है। उसे पुलिस लेकर चली जाती है नेपिंग के केस में और उसके साथ यू भी अरेस्ट हो जाती है। तो फाइनली ये दोनों साथ हो जाते हैं और दोनों रहने के लिए सॉन्ग के उसी घर में आ जाते हैं क्योंकि उन्हें इसी घर में रहना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ हामिंग उसे फाइनली शादी के लिए प्रपोज करता है। तियान एक्सेप्ट कर लेती है। आखिर में उनके किस के साथ इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो अच्छी रही तो वीडियो को लाइक कर देना। ये सीरीज कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। इंटरेस्टिंग सीरीज के साथ तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।